बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, ACC 501 के हमारे लेक्चर्स की सीरीज चल रही है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनानी सीखी थी और साथ में टैक्स स्लैब को सीखा था। फिलहाल हम टैक्स स्लैब को डिस्कस नहीं करेंगे। अपनी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स, इनमें हमने 4 स्टेटमेंट्स का जिक्र किया था, जिनमें से 2 हम पढ़ चुके हैं, एक बैलेंस शीट और एक इनकम स्टेटमेंट। आज हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं आपको थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं एक दफा दोबारा से, कि बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर हम कैश लिखते हैं, जिसे कैश इन हैंड भी कहा जाता है। ठीक है। कैश एट बैंक व्हाट्सएवर कैश जो हम लिखते हैं, वो सारे का सारा कैश, जो नहीं कुछ है, कैश की जो फिगर है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें देती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपली अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में डिफाइन करें, तो कैश इनफ्लोज, कैश फ्लो में इनफ्लो, इसमें से लेस करते हैं हम आउटफ्लो, यानी कि कितना कैश हमने रिसीव किया, कितना पे किया, और क्या हमारे पास बैलेंस बच गया। ये जो बैलेंस बचता है, ये बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट होता है। ठीक है। अब ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, इनफ्लो और आउटफ्लो, इतनी बात भी है और इतनी सी बात नहीं भी है। क्यों? क्योंकि जो जो इनफ्लो और आउटफ्लो है, इसको हम प्रॉपर मेथड के साथ बनाते हैं। वो किस तरह से? हमारे पास जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, इसके 2 मेथड्स होते हैं, बना देंगे। बाकी मेथड्स पहले बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसके पोर्शंस को डिस्कस करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पोर्शंस होते हैं। एक होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो कैश का लेन देन है, हम इसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। रजब ने हमें ज्वाइन किया, तो रजब माशाल्लाह ऑडिट का काम करते हैं, तो ये इन चीज़ों को पहले से बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल वर्क होता है और जो हम पढ़ रहे होते हैं, दोनों चीज़ों में काफ़ी फर्क होता है। रजब इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि वो इसी फील्ड में है। ठीक है। हम फिलहाल बात करेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे। सबसे पहले हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में टोटल 3 चीजें हम लिखते हैं। एक कैपिटल, यानी कि इक्विटी। अब इक्विटी तो सिंपली बात है कि इक्विटी में हमेशा कैश इनफ्लो ही होता है, कभी आउटफ्लो नहीं हुआ। दूसरा आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। ये इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है। डेट अगर लेंगे तो कैश इनफ्लो हो जाएगा, डेट पे ऑफ करेंगे तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा। और तीसरा होता है डिविडेंड पेड। ये 3 चीजें हैं। अगर इन तीनों में से कोई चीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखी जाएगी। फॉर्मेट किस तरह से होगा उसको हम डिस्कस आगे अभी करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। फिर आ जाएगा हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आप कहीं भी और किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उसकी सेल परचेज। और तीसरा आ जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड। यहां पे ये 3 चीजें आती हैं जी।
इसके अलावा जितना भी कैश का लेन देन है वो सारे का सारा हमारा ऑपरेशन से ताल्लुक रखता है। ठीक है। मैंने जगह थोड़ी ले रखी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, लेकिन इसमें चीजें बहुत ज्यादा हैं। यानी कि इन 6 चीजों के अलावा जो कुछ भी क्वेश्चन में आ जाता ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। मैं यहाँ लिख कुछ नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। हम कैश रिसीव करते हैं डेटर से, कैश पे करते हैं क्रेडिटर्स को, हम सेल्स करते हैं, हम एक्सपेंसेस पे करते हैं, हमें कोई किसी जगह से कोई और इनकम आती है, कोई कमीशन पे करते हैं, ठीक है, कोई परचेजेस करते हैं उनकी पेमेंट करते हैं, कोई अपने सेल्स की कैश पे उसकी पेमेंट रिसीव की। यानी कि जिस तरह का भी कैश का लेन देन होगा वो सारे का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। ठीक हो गया जी। अब इसमें जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखने होंगे तो हमारे पास कैश को लिखने के सॉरी, कैश को लिखने के दो मेथड्स होंगे। यानी कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो चीजें लिखनी है उनको लिखने के दो मेथड्स होंगे। एक होगा हमारा डायरेक्ट मेथड। दोनों नाम जो है ना, एक होगा इनडायरेक्ट मेथड। दोनों नाम अपने आप को खुद डिफाइन कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में जो डायरेक्टली कैश का लेन देन हुआ है, जहां से जो कैश आया है वो हम लिखेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में हम ये नहीं देखते कैश कितना आया कहां से आया, हम इस झंझट में पड़ते ही नहीं है। हम सिंपली देखते हैं कि पिछले साल की फिगर्स क्या थी और इस साल की फिगर्स क्या है, जो डिफरेंस आया वो हम लिख देते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है। किस तरह से, वर्बली नहीं, इसको करके देखते हैं, थोड़ा सा इसको प्रॉपर बना के देखते हैं। हम बात कर रहे हैं जी डायरेक्ट मेथड की कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड की। अच्छा, ये हो सकता है इतनी डिटेल में हमारे हैंडआउट्स में ना हो एकदम, हम हैंडआउट्स पे भी नजर दौड़ा लें। लें जी, हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास आ गया जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये हम बनानी सीख चुके हैं, इसलिए हम इसको, बल्कि सॉरी, ये यूज होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। ये जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, और ये लिखा हुआ है अकाउंट सेवेबल इन्वेंट्रीज, ये डायरेक्ट मेथड है जी। फिर हमारे पास ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है। ये भी डायरेक्ट मेथड है। नहीं जी, कॉमन साइज एनालिसिस आ गया। इनडायरेक्ट मेथड को उसने नहीं डिस्कस किया, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं, पता होना चाहिए। फिर हम इस पे वापस आएंगे और इसको देखेंगे कि ये हमें क्या क्या चीजें हैं। ओके जी। हम अपने आते हैं बोर्ड पे वापस। अच्छा, मैं अभी आपको दिखा रहा था कि सीधे सीधे नाम लिखे हुए हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स, डेटर्स, इन्वेंट्री। ये होता है हमारा इन डायरेक्ट मेथड। बल्कि इसको जो हमारे पास गिवन है वही की चीजें हम यहाँ पे ला सकते हैं। ये ये देखिए जी, वो लिखता है ऑपरेशंस नेट इनकम $86 है। ये नेट इनकम इसने क्या किया, डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट से उठा ली। ये देखें $86। यानी कि जब इसने डायरेक्ट ये उठाई है तो पिछले कैश लेन देन सारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, उसमें जितना कैश रिसीव किया पे किया वो लिख दिया था, तो वो यहाँ पे आ गया। अब इनकम स्टेटमेंट में जो जो चीजें कैश का लेन देन आना था वो आ गया। अब ये चीजें हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ अब बैलेंस शीट में जो हमारे को कमी इजाफा हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होती है, याद रखिएगा। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। तो नॉन कैश आइटम को हम ऐड बैक करते हैं, यहां उसने यकीनन किया होगा। ये देखें, 86 पॉजिटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव फिगर ब्रैकेट में लिखी जाती है, 90 वो ऐड कर रहा है। डेफर्ड टैक्सेस, ये टैक्सेस भी नॉन कैश है, यानी कि पीछे से टैक्स प्रोसीड कर रहे हैं, तो इसमें कोई कैश पे ऑफ या रिसीव नहीं हुआ, तो ये भी ऐड बैक हो रहा है। हर नॉन कैश आइटम वहां पे यहाँ पे हम दोबारा से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हम इनकम स्टेटमेंट में लिख चुके होते हैं। फिर देखें अकाउंट रिसीवेबल्स 24, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल को $24 की पेमेंट हुई है। इन्वेंट्री $11, यानी कि इंक्रीज हुई है। अकाउंट्स पेएबल, अच्छा ये इनडायरेक्ट मेथड है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक हो गया। नहीं जी, हम इसको वहां पे प्रॉपर देखते हैं।
देखिए जी, यहां पे मैंने लिख ली नेट इनकम, $86 है। इधर भी लिखते हैं $86। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हैं, कितनी थी? $90। डेफर्ड टैक्सेस है 13, अब दो तरीके, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, हम जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में हम देखेंगे, ले जी ये हमारी बैलेंस शीट है ये जी, डिफर्ड टैक्स, ये 2002 डिफर्ड रेट, ठीक है टैक्स जी। क्या होता है? जी ये डिफर्ड टैक्स क्या होता है? बेटा, डेफर्ड टैक्सेस वो टैक्सेस जो पिछले साल के हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, आगे लेकर आ रहे हैं। ओके। ठीक है, जो पिछले साल के टैक्सेस जी। आगे आ रहे हैं उनको डेफर्ड टैक्सेस कहते हैं। जी रजब, कुछ गलत जी। तो नहीं कहा मैंने? रजब, अब साथ है हमारे? रजब, साथ तो है लेकिन बोल नहीं रहे। चले खैर, जी कोई सर, मैं था तो नहीं। मुझे वो बटन नहीं था मिल रहा माइक का ना। चलो कोई हाल नहीं रजब यार, मिल गया ना? मैं साथ को सुन रहा हूँ। अच्छा चले, ठीक है। सर बेटा डेफर्ड, पार्टिसिपेट करते रहे, जी सर रिकॉर्डिंग का डेफर्ड मतलब जो है ये वो नहीं है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते या प्रीवियस ईयर पार्टिसिपेट नहीं के कर नेक्स्ट सकते। ईयर में जाते हैं। जी जी सर डेफर्ड प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, और जो अक्रूवल होती है ना, वो हम प्री बना लेते हैं उसको ना, जो एडवांस होते जैसे हैं। प्रीपेड। जी जी, इन एडवांस हम बना जी लेते हैं बिल्कुल। वो। खैर इसका आगे आइडिया है चलेंगे जी, सर। बिल्कुल ठीक है रजब, आपने बिल्कुल सही कहा है। जी सर। अच्छा, पार्टिसिपेट करते रहें, क्योंकि रिकॉर्डिंग का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमने सीधा सा चलना है और बीच में क्वेश्चन कोई नहीं। कोई क्वेश्चन है वो पूछना है, जिस तरह अभी बेटी ने पूछा। खैर आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, जो बात जिस तरह अभी जिसने भी पूछा मुझे बेटी का, मैंने कहा भैया ने शायद पूछा था, जो भी बात है साथ ही पूछ लेनी है कि सर ये बता दें। अच्छा, हम बात करने लगे थे। देखें जी, अकाउंट्स पेएबल में 2001 में 197 किया, 2002 में 213 हो गया, यानी कि $16 का इंक्रीज हुआ है अकाउंट्स पेएबल में। तो इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, इसी तरह नोट्स पेएबल देखें, ये $3 कम हुए हैं। अक्रूवल एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट $18 के इंक्रीज हुए हैं। फिर आ जाएं एसेट्स के अंदर, अकाउंट्स रिसीवेबल में $24 का इंक्रीज हुआ है, इन्वेंट्रीज में $11 का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब ये इंक्रीज डिक्रीज मैं आपको समझाने लगा हूं। अच्छा जी, इंक्रीज डिक्रीज सुन लीजिएगा। ये इनडायरेक्ट के अंदर इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं, और डायरेक्ट के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज लिखते हैं हम, कि कितना कैश, या यहां मैं लिख के दिखाता हूं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, या अकाउंट रिसीवेबल्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कोई पेबल यानी कि कोई पेमेंट और की है, जिस तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो वो लिख देंगे हम, कैश पेड और प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लिखेंगे जहां जहां कैश पे हुआ या रिसीव हुआ। इनडायरेक्ट के अंदर ये होता है, इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, यानी कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। जैसे करंट एसेट्स में इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि हमने कैश पे किया है या कैश अभी मिला नहीं है हमें, तो ये इंक्रीज नेगेटिव फिगर में आएगा। डिक्रीज जो है वो पॉजिटिव में आएगा। इसी तरह इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज पॉजिटिव फिगर में आएगा, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज नेगेटिव फिगर में आएगा। अब हमें जज करना है। अब देखें, हम अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। यहां पे देखें, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुए हैं, यानी कि कैश करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, तो जो नेगेटिव फिगर में होगा 24 नेगेटिव में होगा। जाकर देखते हैं जी। जी ये देखें 24 नेगेटिव में है। ठीक है, इसी तरह फिर हम वापस आते हैं।
तो यहाँ पे देखते हैं जी करंट लाइबिलिटीज में अकाउंट्स पेएबल में इजाफा हुआ $16 का। तो करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होने से पॉजिटिव आएगा। देखते हैं जी, पॉजिटिव ही है $16 जी, ये देखें जी पॉजिटिव है जी, अकाउंट्स पेएबल में इजाफा हुआ है $16 का। जी इस तरह से हम अपना कैश निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, उसका एक ही मेथड है, वो एक ही तरीके से लिखी जाती है। जहां से कैश रिसीव हुआ है डायरेक्टली लिखते हैं, जहां कैश पे किया डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपकी टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट थी। अब हम यहाँ पे हैंडआउट्स में देखते हैं कि और क्या कुछ हमारे लिए अंडरस्टैंड करने के लिए है। यहाँ पे देखें जी, हमने कुछ फिक्स एसेट एक्वायर किए हैं 198 के, और 25 के फिक्स एसेट सेल किए हैं। तो सेल करने से हमने कैश रिसीव किया तो पॉजिटिव आ गया, फिक्स एसेट खरीदने से हमने कैश पे किया था तो वो नेगेटिव आ गया। इसके बाद कैश फ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, रिटायरमेंट ऑफ डेट यानी कि डेट पे किया है, नेगेटिव आएगा, पेमेंट नेगेटिव होती है। प्रोसीड ऑफ लॉन्ग टर्म डेट सेल्स, जी लॉन्ग टर्म डेट सेल्स का मतलब है कि हमने कुछ बॉन्ड्स वगैरह सेल किए हैं और उसके बदले में हमें कैश रिसीव हुआ है। डिविडेंड पेड है, नेगेटिव ही आएगा। रीपरचेज ऑफ स्टॉक, इसमें भी कैश की पेमेंट हुई है, नेगेटिव आएगा। प्रोसीड ऑफ न्यू स्टॉक इशूड, ये नया स्टॉक इशू किया तो बदले में हमने कैश रिसीव किया है। ठीक हो गया जी। जी ये भी इनफ्लो है, ओहो, ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, ये आउटफ्लो है, आउटफ्लो और इनफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो नेगेटिव लिखा जाएगा, इनफ्लो पॉजिटिव लिखा जाएगा, और एट द एंड ये फिगर आ गई। ये फिगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की है। अब तीनों को हम अगर लिखें तो देखें हमारे पास ऊपर क्या था, ये नीचे उसने रिजगी ने दिया होगा लेकिन हम फिर भी देखते हैं। हमारे पास 199 का कैश था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 199, और 173 का नेगेटिव फिगर में है, और 7 का फिर पॉजिटिव है। तो ये आ जाएगा 33 डॉलर्स। $33 का वो कैश है जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, अभी हमने ओपनिंग कैश भी उठाना है। ऊपर आते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर हमारा ओपनिंग कैश कितना है जी, $107। प्रीवियस हमारे पास $107 है, वो यहां पे ऐड हो जाएंगे $107, तो जमा होकर ये आ जाएगा $140। ये कैश इस साल की बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो हम आके देखते हैं क्या वाकई यही है। तो देखें जी, ये $140 उसने लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं आपने हर चीज अंडरस्टैंड की होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला हो तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट उसने एक और बनाई है। यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन डेफर्ड टैक्सेस, हाँ देखें फिर चेंजेस लिखा हुआ है, ये भी इनडायरेक्ट मेथड है। एक और चीज आपको बताता चलूं, ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन हैं वो इनडायरेक्ट मेथड के आते हैं, डायरेक्ट मेथड का बहुत रेयर क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी थोड़ी सी टेक्निकल होती है, तो आपको पेपर में वो क्वेश्चन नहीं देता। ये कंफर्म बात है 100%। डायरेक्ट मेथड की का क्वेश्चन वो नहीं देगा। इवन अगर आपको असाइनमेंट बनाने के लिए भी आएगी तो वो भी इनडायरेक्ट मेथड की आएगी, और शायद कुछ मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी की हुई हैं असाइनमेंट्स। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये एनालिसिस है जी, कॉमन साइज एनालिसिस। इसको रीड करते हैं आप। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लेंथी नहीं है। कॉमन साइज एनालिसिस, ये कॉमन साइज एनालिसिस दो तरह से होता है। एक वर्टिकल एनालिसिस होता है, ये लिखते हैं जी। एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। इस एनालिसिस का मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है, ये एनालिसिस हमें हेल्प करता है ये बताने की कि पिछले सालों में और इस साल में फर्क क्या आ रहा है हमारे फिगर्स के अंदर। हम किसी एक साल को बेस रख के उसको 100% ले लेते हैं और बाकी तमाम सालों के फिगर्स उसके मुताबिक कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाता है। और वर्टिकल एनालिसिस में ये होता है कि हम अगर बैलेंस शीट में है तो टोटल एसेट्स को, और अगर इनकम स्टेटमेंट में है तो सेल्स को हम 100% रखते हैं, और बाकी तमाम फिगर्स को इन पर डिवाइड करते हैं।
अभी देखते हैं कि नीचे हमें वो क्या दे रहा है। जी हमारे पास बैलेंस शीट है। करंट कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। अच्छा जी। जी कॉमन साइज बैलेंस शीट में उसने किस टोटल एसेट्स को उसने 100% लिया है। देखें जी मैंने आपको बताया। तो हम ऐसा करते हैं, हम ऊपर ही आते हैं। ये वर्टिकल एनालिसिस वो कर रहा है, तो हम इसके साथ 2002 का यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। जी टोटल एसेट्स हमारे 100% आ गए। तो हम क्या करेंगे, इस 98 को डिवाइड करेंगे 3588 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसी तरह 188 को डिवाइड करेंगे 3588 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस तरह 422 को डिवाइड करेंगे 3588 मल्टीप्लाई 100 एंड सो ऑन। आपका वर्टिकल एनालिसिस निकलता चला जाएगा तमाम फिगर्स का। और यही नहीं, हम अगले भी यही सेम ही करेंगे। अकाउंट्स पेबल में भी सेम एक्टिविटी 344 डिवाइड बाय 3588 मल्टीप्लाई बाय 100, 196 डिवाइड बाय 3588 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सो ऑन। इक्विटी ईच एंड एवरीथिंग इसी तरह से करते हैं, तो ये हमारी परसेंटेज निकलती चली जाती है। ये सारी परसेंटेज, ये हमारा बैलेंस शीट का कॉमन साइज एनालिसिस हो गया, जिसे वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए यहां पे वो डिस्कस नहीं करेगा। आगे उम्मीद है हमें इनकम स्टेटमेंट, जी इनकम स्टेटमेंट मिल गई। अब इनकम स्टेटमेंट में हमने नेट सेल्स को 100% लेना है, यानी कि ये आ जाएगी 100%। और 1344 डिवाइड बाय 2311 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसी तरह कोई और फिगर, ये नेट इनकम है 363 डिवाइड बाय 2311 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए यहाँ पे उसने फिगर्स फाइंड किए हैं। नेट सेल्स 100% है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल है सेल्स का 58% है, डेप्रिसिएशन 11.9% है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 29.9% आ गया, 6.1% इंटरेस्ट माइनस हुआ तो 23.8 आ गया एंड सो ऑन। हमारी नेट इनकम निकली वो 15.7% है सेल्स का। उसका 5.2% हमने डिविडेंड रखा और 10.5% रिटेन अर्निंग रखी। ये सारी फिगर्स हमने फाइंड आउट की हैं सेल्स से। ओके जी, ये कॉमन साइज हमारे एनालिसिस हो गया। दिस स्टेटमेंट टेल्स अस व्हाट हैपेंड टू ईच डॉलर इन सेल्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेशियो एनालिसिस। आज ये रेशियो एनालिसिस है, ये इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। वो भी चीज़ें मिक्स होनी शुरू हो जाएंगी। हम यहाँ पे कॉमन साइज एनालिसिस तक इसको रखेंगे और रेशियो एनालिसिस इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड है। ये लेसन नंबर 10-11 तक चलना है, तो ये इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।